कभी सोचा है लोग वैसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? या शायद कभी खुद से ये पूछा हो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? असल में हमारे हर विचार, हर एहसास और हर काम के पीछे एक विज्ञान छिपा होता है। तो आज हम मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है ना? चाहे किसी दोस्त का अचानक बदला हुआ बर्ताव हो या हमारे अपने अंदर का कोई अनजाना सा डर, इंसानी मन अक्सर एक बहुत ही उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। और जानते हैं, मनोविज्ञान का पूरा क्षेत्र बस इसी एक सवाल का जवाब खोजने के लिए बना है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमेशा एक जैसा नहीं रहा। बहुत पहले अगर कोई भावनात्मक रूप से परेशान होता तो उसे राक्षसों या बुरी आत्माओं का असर माना जाता था। लेकिन आज हमारा नजरिया पूरी तरह वैज्ञानिक है। हम इसे बायोलॉजिकल वजहों या सीखी हुई आदतों से जोड़कर देखते हैं। और सोच का यही फर्क हमें सीधे मनोविज्ञान की परिभाषा तक ले आता है। तो असल में ये मनोविज्ञान है क्या? चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, यह कोई जादू या अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि मन को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका है। इसकी सबसे सीधी और सरल परिभाषा है, मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब ये समझने की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान क्यों कुछ सोचता है, महसूस करता है और वैसा काम करता है। सच कहूं तो मनोविज्ञान को समझना एक तरह से इंसान होने का मतलब समझने जैसा है। तो एक साइकोलॉजिस्ट मन की इतनी बड़ी पहेली को सुलझाने की शुरुआत करता कहां से है? वो एक खास टूल किट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 4 मेन टारगेट्स या लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य उन्हें किसी भी इंसानी व्यवहार को स्टेप बाय स्टेप जांचने में मदद करते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टडी अंदाजे पर नहीं चलती। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो एक बहुत ही लॉजिकल पहले कदम से शुरू होती है। तो ये हैं वो 4 कदम। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक बच्चा क्लास में बहुत चिल्लाता है। पहला कदम डिस्क्राइब करना। हम देखते हैं कि बच्चा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है। दूसरा, समझाना। शायद उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तीसरा, भविष्यवाणी करना। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसे पॉजिटिव अटेंशन मिले तो शायद वो चिल्लाना बंद कर दे। और चौथा, बदलना। हम उसे अच्छा काम करने पर तारीफ करके उसके व्यवहार को पॉजिटिव तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। देखा, ये प्रोसेस ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर एक समाधान तक जाती है। तो हमारे पास टूल किट तो आ गया, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? मनोविज्ञान में इन तरीकों को दृष्टिकोण या लेंस कहा जाता है। ये हमें एक ही व्यवहार को अलग अलग एंगल से देखने में मदद करते हैं। यहाँ मनोविज्ञान के 5 मेन पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव शरीर पर फोकस करता है। साइकोडायनामिक हमारे अनकॉन्शियस मन पर। बिहेवियरल हमारे आसपास के माहौल की भूमिका को देखता है। कॉग्निटिव हमारे विचारों पर जोर देता है। और ह्यूमनिस्टिक खुद को बेहतर बनाने की इच्छा पर। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए इन 5 लेंस के जरिए एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि हर एक नजरिया इंसानी व्यवहार की इस बड़ी पहेली के एक अलग और अनोखे हिस्से पर कैसे रोशनी डालता है। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये नजरिया कहता है कि हमारा मन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का ही एक नतीजा है। हमारा दिमाग, हमारे न्यूरॉन्स के बीच दौड़ते सिग्नल्स, हमारे हार्मोन्स, यही सब मिलकर हम बनाते हैं। अगर नेचर बनाम नर्चर की बहस की बात करें तो ये नेचर यानी प्रकृति का पक्ष लेता है। इस नजरिए के तहत साइकोलॉजिस्ट्स जीन्स और जुड़वा बच्चों पर स्टडी करते हैं, ये समझने के लिए कि कौन सी आदतें या गुण हमें विरासत में मिले हैं। वो दिमाग की बनावट को देखने के लिए पीईटी और एमआरआई जैसे एडवांस स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये नजरिया बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बताता है कि कैसे दिमाग में चोट या ट्यूमर जैसी फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती हैं। और जो दवाइयों से इलाज होता है वो भी इसी समझ पर आधारित है। अब आते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव पर, जिसकी शुरुआत सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। ये कहता है कि हमारा व्यवहार हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपे मकसदों और बचपन की अनसुलझी बातों से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कई कामों के पीछे ऐसी वजह होती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये क्लासिक उदाहरण। मन एक आइसबर्ग यानी हिमखंड की तरह है।
हमें सिर्फ उसकी नोक दिखाई देती है, यानी हमारा कॉन्शियस मन, जबकि उसका ज्यादातर हिस्सा यानी अनकॉन्शियस मन पानी के नीचे छुपा होता है। और माना जाता है कि यही छुपा हुआ हिस्सा हमारी भावनाओं और फैसलों पर राज करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ये नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि हमारे अंदरूनी विचार मायने नहीं रखते। इसके बजाय ये तर्क देता है कि हमारा सारा व्यवहार हमारे माहौल से सीखा जाता है। ये आज़ाद मर्जी या फ्री विल के विचार को खारिज करता है और कहता है कि हमें इनाम और सज़ा के जरिए ट्रेन किया जा सकता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। रीइंफोर्समेंट, यानी कोई ऐसा नतीजा जो किसी आदत को बढ़ावा दे, जैसे कोई इनाम या तारीफ। और पनिशमेंट, यानी ऐसा नतीजा जो उस आदत को रोके, जैसे कोई सुविधा छीन लेना। इस नज़रिए के लिए सिर्फ हमारे बाहरी एक्शन मायने रखते हैं, हमारी अंदर की फीलिंग्स या विचार नहीं। लेकिन क्या हमारे विचार सच में मायने नहीं रखते? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है बिल्कुल रखते हैं। ये नजरिया मानता है कि हमारा व्यवहार हमारी उम्मीदों, हमारी यादों और हमारे सोचने के तरीकों का नतीजा है। ये हमें फिर से एक ऐसे प्राणी के रूप में देखता है जो सोचता है, महसूस करता है और अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। मान लीजिए किसी ने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान वैसा नहीं चला जैसी उम्मीद थी, तो निराशा होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के अनुसार निराशा की वजह वो घटना नहीं है, बल्कि ये है कि उस इंसान की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। मतलब हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को बनाते हैं। और आखिर में आता है ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये एक बहुत ही पॉजिटिव, आशावादी नजरिया है। ये मानता है कि इंसानों के पास अपनी मर्जी होती है और वो स्वभाव से अच्छे होते हैं। ये कहता है कि हम सभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। ये नज़रिया साइकोडायनामिक और बिहेवियरल थ्योरीज के सीमित विचारों को नहीं मानता। ये पर्सनल ग्रोथ और मुश्किलों पर काबू पाने पर जोर देता है। यहाँ मेन बात यह है कि हमारे व्यवहार के पीछे की असली ताकत हमारा दिमाग या हमारा माहौल नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा है, खुद को और अपनी हालत को बेहतर बनाने की इच्छा। तो हमने मनोविज्ञान के 4 लक्ष्यों और 5 अलग-अलग दृष्टिकोणों को देख लिया है। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखने का, ताकि हमें एक पूरी कंप्लीट तस्वीर मिल सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी एक नजरिया पूरी कहानी नहीं बताता। हमारा व्यवहार, हमारी बायोलॉजी, हमारे अनकॉन्शियस मन, हमारे सीखे हुए अनुभवों, हमारे विचारों और बेहतर बनने की हमारी इच्छा का एक मिला-जुला कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इंसान होने का क्या मतलब है, इसकी पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें इन सभी 5 लेंस की जरूरत पड़ती है। और अब आखिर में एक सवाल। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, दोस्तों को, परिवार को और खुद को, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सभी दृष्टिकोणों में से कौन सा लेंस हमारे व्यवहार को सबसे अच्छी तरह समझाता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और शायद यही बात मनोविज्ञान को इतना दिलचस्प बनाती है।